हाय दोस्तों, मैं हूं नितेश सिन्हा और आज फिर आप लोग के सामने लाया हूं वर्ल्ड हिस्ट्री का चौथा अध्याय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रीयता का उदय हुआ और राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्माण सहित विश्व पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन और फ्रांस पहले राज्य थे जहां राष्ट्रवाद उदित हुआ। राष्ट्र की संकल्पना क्या होते हैं राष्ट्र? फ्रांसीसी क्रांति तक ब्रिटेन के अतिरिक्त समस्त यूरोप सामंती व्यवस्था के अधीन था और राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। लगभग पूरे यूरोप में राजाओं द्वारा शासित बिखरे हुए प्रदेशों वाले साम्राज्य थे, जहां सामंत अपनी जागीर के स्वामी थे और कस्बे और शहर शासन की इकाई थे। इस प्रकार राष्ट्र राज्य जैसी कोई अवधारणा विद्यमान नहीं थी, जैसा कि इसे आज हम समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र की अवधारणा प्रदान की, जिसमें संपूर्ण जनता सम्मिलित थी और इसी में संप्रभुता निहित थी। इस प्रकार फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के कारण राष्ट्रवाद का निरूपण स्वशासन के रूप में किया जाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। निरंकुश राजाओं द्वारा दुरुपयोग। इसके अतिरिक्त जब नेपोलियन ने यूरोप के कुछ क्षेत्रों पर आक्रमण किया तो वहाँ के निरंकुश राजाओं ने इस आक्रमण का विरोध किया और इस आक्रमण के विरुद्ध अपने प्रदेश की रक्षा करने की इच्छा के रूप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस प्रकार राजाओं ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग किया और 19वीं सदी का यूरोप आक्रामक निरंकुश राज्यों का साक्षी बना, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय और औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार था। नेपोलियन के युद्धों के बाद यूरोप लोकतांत्रिक क्रांति की लहरों का साक्षी बना, लेकिन यूरोप के राजतंत्र फ्रांसीसी क्रांति की लोकतांत्रिक विचारों के विरुद्ध थे और उन्होंने राष्ट्रवाद का उपयोग अपने साम्राज्य की रक्षा हेतु ही नहीं अपितु साम्राज्य विस्तार करने के लिए ढाल के रूप में किया। युद्ध में विजयों, उदाहरण के लिए बिस्मार्क ने फ्रांसीसी युद्ध के माध्यम से 1870 में जर्मनी पर अपनी पकड़ मजबूत की और अधिक उपनिवेशों के अधिग्रहण, उदाहरण के लिए गृह देशों में राजनीतिक लाभ के लिए इटली ने अफ्रीका में औपनिवेशिक दौड़ में प्रवेश किया का दुरुपयोग सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए किया गया। क्रांतिकारी विचारकों की भूमिका। आधुनिक विचारकों ने राष्ट्रवाद की अवधारणा में बहुत योगदान दिया। स्वशासन और राष्ट्रवाद का विचार राष्ट्रीय सीमाओं में भी परिवर्तन ला रहा था। 1832 में यूनान ओटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया, जबकि 1839 में अपनी लोकतांत्रिक क्रांति की सहायता से बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से स्वतंत्र हो गया। जर्मनी और इटली के एकीकरण आंदोलन ने अपनी काफ़ी ऊर्जा इन विचारकों के विचारों से प्राप्त की थी। उदाहरण के लिए गैरीबाल्डी और मैजनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि अंग्रेज कवि बैरन ने ग्रीक यानी यूनान की स्वतंत्रता के पक्ष में लिखा और इसके संघर्ष में भाग लिया। इन विचारकों ने उस समय की साहित्यिक सामग्रियों में रोमांसवाद डाला, जिसे लोगों को राष्ट्र की महिमा के निहित अपनी सेनाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और राजशाहियों को अपनी समर्थन देने के लिए उत्साहित किया। औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की और उपनिवेशों के अधिग्रहण के लिए राष्ट्र राज्यों को एक दूसरे के साथ संघर्ष में उलझा दिया। जर्मनी और इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के यूरोप की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। यूनान और बेल्जियम इस सदी में स्वतंत्र हो गए और जर्मनी और इटली का संगठित स्वतंत्र राज्यों के रूप में उदय हुआ। जर्मनी का एकीकरण देख सकते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए एक आपके सामने पिक्चर है जिसमें जर्मनी दिखाया गया है मैप में। डेनमार्क सबसे ऊपर डेनमार्क है, नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, उसके नीचे ये प्रेशिया है, प्रेशिया को आप देख सकते हैं, और प्रेशिया के बगल में रसिया है, और एक मैप के नीचे छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ द जर्मन एम्पायर 1866 से 1871 तक। किंगडम ऑफ पर्शिया को आप देख सकते हैं कैसा है किंगडम ऑफ पर्शिया। अलेक्स्ड बाय पर्शिया इन 1866 ज्वाइंड द
नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन 1877, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। और फिर ज्वाइंट द जर्मन एम्पायर 1871, इस स्थिति को भी आप देख सकते हैं। और अनेक्स्ड बाय जर्मनी 1871, इसको भी आप देख सकते हैं। लास्ट में ऑस्ट्रियन एम्पायर। सामाजिक और आर्थिक पद्धति। जर्मनी की सामाजिक स्थिति किसी भी सामंती समाज में दिखाई देने वाली सामाजिक स्थिति की भांति ही थी। जर्मनी में जमींदारों को जंकर कहा जाता था। उनका राज्य के मामलों पर प्रभुत्व था। जर्मनी के विभाजन के परिणाम स्वरूप कई राज्यों में आर्थिक विकास निम्नतम स्तर पर था, क्योंकि ये राज्य वस्तुओं के मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध आरोपित करते थे। पिछली सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था ने भी निम्न आर्थिक स्थिति में योगदान दिया। नेपोलियन के युद्धों और फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका। 18वीं सदी में जर्मनी कई राज्यों में विभाजित था। नेपोलियन के युद्धों ने कई राज्यों की कृत्रिम सीमाएं समाप्त कर दी और उन्हें संयुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी 39 राज्य बने रहे। प्रसा इनमें सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जर्मन लोग सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप और आर्थिक सुधारों की मांग करने लगे। राष्ट्रवाद की लहर ने जर्मनों को इन राज्यों के एकीकरण के लिए उत्साहित किया। इन सभी वैचारिक अंतर्प्रवाहों का परिणाम 1815 में जर्मन परिसंघ के गठन के रूप में सामने आया। इनमें ऑस्ट्रिया और प्रसा साम्राज्य के कुछ हिस्से तथा कुछ जर्मन राज्य सम्मिलित थे। प्रसा और ऑस्ट्रिया का बड़ा हिस्सा इस परिसंघ में सम्मिलित नहीं था। परिसंघ का उद्देश्य संगठन सदस्यों की आर्थिक नीतियों का समन्वय करना था, लेकिन निम्नलिखित कारणों से यह विफल हो गया। प्रत्येक घटक राज्य ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया और लोगों की सामंतवादी विरोधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया। एकीकृत जर्मनी में लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1848 में विद्रोह, जर्मन परिसंघ के मामलों पर वर्चस्व के लिए ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच प्रतिद्वंदिता। अब है लोकतंत्र के अधीन एकजुट करने में विफलता। लोकतंत्र के अधीन एकजुट करने में विफलता। 1848 में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकांश यूरोप में विद्रोह हुए। इनमें से अधिकांश विद्रोह का नेतृत्व श्रमिकों ने किया। 1848 में सभी जर्मन राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह आरंभ हो गए और शासकों को शासन का लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए विवश होना पड़ा। तत्पश्चात संविधान सभा का गठन किया गया और इसकी बैठक सभी जर्मन राज्यों को एकजुट करने और नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लक्ष्यों के साथ फ्रैंकफर्ट में हुई। प्रसा के राजा ने संयुक्त जर्मनी के लिए संवैधानिक राजशाही का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी बीच शासकों की स्थिति में सुधार हुए और उन्होंने राष्ट्रवादियों का दमन आरंभ कर दिया। फलस्वरूप राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए अभी तक दिए गए अधिकार वापस ले लिए गए और प्रसा की राजशाही सबसे मजबूत बनकर उभरी। बिस्मार्क के नेतृत्व में एकीकरण, रक्त और लौह की नीति। जर्मनी का एकीकरण होना अभी भी बाकी था, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार के अधीन नहीं, बल्कि प्रसा के सैन्य कमांडर बिस्मार्क के अधीन सैन्य शक्ति के माध्यम से, अर्थात बिस्मार्क की रक्त और लौह की नीति के अधीन। उसकी नीति राज्य के मामलों में भूस्वामी अभिजात्य वर्ग के हितों और सेना का वर्चस्व सुरक्षित करने की थी। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण किया। इसके अंतर्गत उसने राज्यों को बल प्रयोग द्वारा एकजुट किया। यह नीति द्रुत गति से और महान राजनीतिक विशेषज्ञता के साथ कार्यान्वित की गई। इस नीति का उद्देश्य प्रसा की राजशाही के अधीन जर्मनी का एकीकरण करना था और इसके लिए जर्मन परिसंघ को नष्ट करना आवश्यक था। ये बिस्मार्क का फोटो आप देख सकते हैं। अपनी नीति कार्यान्वित करने के लिए बिस्मार्क एवं उसके नेतृत्व में प्रसा ने निम्नलिखित कदम उठाए। जर्मन परिसंघ के अधिकांश प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रसा ने सर्वप्रथम 1864 में डेनमार्क के विरुद्ध ऑस्ट्रिया के साथ गठजोड़ बनाकर युद्ध किया। फिर उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए 1866 में इटली के साथ गठजोड़ किया और उसने जर्मन परिसंघ से बाहर निकाल फेंका। फलस्वरूप परिसंघ स्वतः समाप्त हो गया। 1867 में बिस्मार्क ने उत्तरी जर्मन परिसंघ का गठन किया। उसने 22 जर्मन राज्यों को संयुक्त किया, लेकिन बवेरिया
जैसे दक्षिणी जर्मन राज्यों को छोड़ दिया जो स्वतंत्र बने रहे। इस परिसंघ के संविधान ने प्रशा के राजा को राज्य का वंशानुगत प्रमुख बनाया। दक्षिणी राज्यों ने ऑस्ट्रिया समर्थक नीति का अनुसरण किया, लेकिन 1870 के फ्रांसीसी प्रसाई युद्ध में जर्मन विजय के बाद उन्हें संयुक्त होने के लिए विवश किया गया। 1870 में हुए फ्रांसीसी प्रसियाई युद्ध ने जर्मनी के अंतिम एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। 1870 में फ्रांसीसी राजशाही लड़खड़ा रही थी और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए एक और क्रांतिकारी की परिस्थितियां तैयार हो गई थी। फ्रांसीसी राजा लुई बोनापार्ट ने 1870 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वह आंतरिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए युद्ध विजय का उपयोग करना चाहता था और अपने शासन के प्रति विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए युद्ध के लाभों का उपयोग करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर युद्ध के लिए फ्रांसीसियों को उत्तेजित करने के लिए बिस्मार्क भी आंशिक रूप से उत्तरदायी था। परिणाम यह निकला कि फ्रांस हार गया और उसने 1871 में स्वयं को गणतंत्र घोषित कर दिया। इस युद्ध में जर्मनी की जीत ने बिस्मार्क को जर्मनी में बाकी हिस्सों को संयुक्त जर्मनी यानी 1871 को मिलाने का सुअवसर प्रदान किया। इटली का एकीकरण 2 चरणों की प्रक्रिया थी। पहले चरण में उसे ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त करनी पड़ी और दूसरे चरण में इटली के स्वतंत्र राज्यों को एक इकाई में एकजुट करना पड़ा। मैजनी और गैरीबाल्डी क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैजनी ने इटली के एकीकरण के लिए 1831 में यंग इटली नामक संगठन का गठन किया। 1831 के बाद से यंग इटली ने बार बार राजशाही के विरुद्ध विद्रोह का प्रयास किया, लेकिन ये सभी प्रयास लोकतांत्रिक और संयुक्त इटली की स्थापना करने में विफल रहे। फिर भी यंग इटली ने लोगों को उदार सरकार के अधीन संयुक्त इटली के लिए प्रोत्साहित किया। 1848 के विद्रोह की भूमिका। 1848 के विद्रोह का नेतृत्व बुद्धिजीवियों और उदारवादियों ने किया। वे प्रतिक्रियावादी ऑस्ट्रियाई नियंत्रण के विरुद्ध थे और उदार शासन चाहते थे। इन विद्रोहों ने भी लोकतांत्रिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन इनके परिणाम स्वरूप ना तो ऑस्ट्रिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और ना ही संयुक्त इटली के रूप में इन राज्यों का समेकन हो सका। प्रधानमंत्री काउर भी बिस्मार्क सदृश नीति के माध्यम से एकीकरण। ये प्रधानमंत्री काउर है, इनका पिक्चर आप देख सकते हैं। 1848 के विद्रोह के बाद सर्डिनिया के प्रधानमंत्री काउर ने इटली के एकीकरण का प्रयास किया। उसकी नीति बिस्मार्क की नीति जैसी ही थी। 1859 में सर्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में फ्रांस के साथ गठजोड़ बनाया, जिससे इटली के कई राज्य ऑस्ट्रियाई शासन से मुक्त हो गए और उनमें से अधिकांश को सर्डिनिया के राजा के अधीन संयुक्त कर दिया गया, सिवाय वेनेसिया के जो अभी भी ऑस्ट्रियाई शासन के अधीन था। 2 सिसिलियों का राज्य द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज दक्षिण इटली में, जो सिसिली के राज्य और नेपल्स के राज्य का सामूहिक नाम था, और रोम में अपनी राजधानी सहित पोप के अधीन राज्य जो सीधे पोप के शासन के अधीन था, जिसे फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता प्राप्त थी। इंडिपेंडेंस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली को आप दे सकते हैं जो नॉर्दर्न इटली कैप्चर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया 1860 में उसका पिक्चर लिया गया है। फिर वेनिस कैप्चर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रिया 1866। फिर आप देख सकते हैं पेपल स्टेट्स कॉन्क्योर्ड एंड एडेड टू इटली 1817। इधर गिवन टू फ्रांस इन रिटर्न फॉर सपोर्ट ऑफ बीट फॉर इंडिपेंडेंस 1860। किंगडम ऑफ सर्डिनिया इंडिपेंडेंट बिफोर यूनिफिकेशंस। सिसिली एंड नेपल्स कैप्चर्ड इन 1860। गैरीबाल्डी के नेतृत्व में क्रांतिकारी सेनानियों ने फर्डिनेंड द्वितीय के निरंकुश शासन से सिसिली और नेपल्स को मुक्त करा लिया और परिणाम स्वरूप 1860 में ये राज्य सर्डिनिया के राजतंत्र के अधीन हो गए और इटली का साम्राज्य स्थापित हो गया। 1866 में ऑस्ट्रियाई पर्सियाई युद्ध का लाभ उठाते हुए वेनिस पर भी इटली ने कब्जा कर लिया। अब केवल रोम बचा था। पोप को फ्रांसीसी सेनाओं की सुरक्षा मिली थी। 1870 में फ्रांसीसी पर्सियाई युद्ध के चलते
कमज़ोर हो जाने के कारण फ्रांस अब पोप की सहायता नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप 1871 में रोम पर कब्जा कर लिया गया और इसे इटली की राजधानी बना दिया गया। इस प्रकार एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। एकीकरण के बाद इटली और जर्मनी का औद्योगिकरण आरंभ हुआ और इन राज्यों में भी औद्योगिक क्रांति का आगमन हुआ। गैरिबाल्डी का फोटो आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से पहले वस्तुओं के उत्पादन की विधि। वस्तुओं के उत्पादन की विधि का विकास क्रम इस प्रकार रहा। गिल्ड प्रणाली से लेकर पुटिंग आउट प्रणाली या घरेलू पद्धति से लेकर कारखाना प्रणाली तक। जब व्यापार की मात्रा में और वृद्धि हुई और गिल्ड मांग का मुकाबला नहीं कर पाए तो गिल्ड प्रणाली में गिरावट आई, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अनुपयुक्त थे। पुटिंग आउट प्रणाली। गिल्ड प्रणाली में गिरावट के परिणाम स्वरूप पुटिंग आउट प्रणाली का आगमन हुआ। इस प्रणाली के अंतर्गत पूंजीपति व्यापारी कारीगरों को कच्चा माल उपलब्ध करवाता था तथा कारीगर अपने निवास पर ही अपने औजारों से निर्माण करते थे। इस प्रकार कच्चे माल और अंतिम उत्पाद का स्वामी व्यापारी होता था और श्रमिक केवल मजदूरी कमाने वाले होते थे। मशीनों के आविष्कार ने सब कुछ बदल कर रख दिया और इस प्रणाली का स्थान कारखाना प्रणाली ने ग्रहण कर लिया। कारखाना प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत उत्पादन का केंद्र घर से कारखाने में स्थानांतरित हो गया। पहली बार श्रमिक दैनंदिन आधार पर घर से कार्यस्थल तक यात्रा करने लगे। पहली बार वे मशीनों पर काम करते हुए एक छत के नीचे बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। पूंजीपति का स्वामित्व होता था और कामगार मात्र उत्पादन का एक और पहलू थे और उत्पादन का स्वामी पूंजीपति होता था। औद्योगिक क्रांति क्या है? इंग्लैंड के आर्थिक इतिहासकार टायनबी ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। यह सर्वप्रथम 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड में घटित हुई। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन थी, जिसमें शिल्प के स्थान पर मशीनों का भारी मात्रा में प्रयोग प्रारंभ हुआ। यह मूलतः तकनीकी नवोन्मेषों की सहायता और उनके प्रसार से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन की आर्थिक प्रक्रिया में क्रांति है, जिसने वस्तुओं के उत्पादन की गति को बढ़ावा दिया। मशीनीकृत उत्पादन में परिणत होने वाले नवाचार इन मशीनों को शक्ति देने के नए स्रोतों का विकास, संचार और परिवहन के क्षेत्रों में तकनीकी प्रयत्न वे कुछ प्रक्रियाएं हैं जिन्हें एक साथ मिलाकर औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति इसलिए थी क्योंकि इसने न केवल पूरी तरह से आर्थिक क्षेत्रों में बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी सुधार किया। इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों? 1770 से पहले इंग्लैंड में होने वाली घटनाओं ने ऐसी स्थिति तैयार की जो औद्योगिक क्रांति के अनुकूल थी। सामंतवाद के अंत के बाद पूंजीवाद का उदय औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूंजीवाद के साथ अधिक मौद्रिक लाभ कमाने की इच्छा पैदा हुई, जिससे कम लागत पर अधिक वस्तुएं उत्पादित करने के नए तरीकों का विकास करके प्राप्त किया जा सकता था। विकासशील कस्बों और शहरों में जीवन के नए तरीकों के कारण निर्मित वस्तुओं की भारी मांग थी। गांव के लोग औद्योगिक उत्पादन के लिए श्रमिकों के रूप में शहरों में पलायन कर रहे थे। इससे ऐसे नए विचारों की खोज को बल मिला जिसने औद्योगिक दक्षता में वृद्धि की जा सकती थी। तर्क पर आधारित पूर्ण जागरण और रिफॉर्मेशन सुधार आंदोलन ने पहले ही लोगों पर नए विचारों की खोज का बीड़ा उठाने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड का समाज लोकतंत्र या गौरवपूर्ण क्रांति 1886-1688 की दिशा में बढ़ चला था, जिससे विचारों की अधिक स्वतंत्रता की गुंजाइश पैदा हुई और इसके बाद ब्रिटेन में संसदीय प्रजातंत्र मजबूती के साथ स्थापित हुआ। शेष विश्व के साथ व्यापार से होने वाले आर्थिक लाभ ने पूंजी निर्माण के लिए, पुनर्निवेश के लिए और नवाचारी गतिविधियों को वित्त पोषण के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित की। इंग्लैंड के भौगोलिक अवस्थिति ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक द्वीपीय देश होने के नाते इंग्लैंड बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित था। फ्रांस और जर्मनी के विपरीत इंग्लैंड की प्राकृतिक सीमाएं उसे सुरक्षित बनाती थी, जिसने उसके लिए शांतिपूर्ण परिस्थितियों में रहना संभव बनाया। इसके शासकों को अधिक लोकतंत्र समर्थक बनाया क्योंकि उन्होंने बल प्रयोग की कम आवश्यकता महसूस की, क्योंकि वे बाह्य आक्रमण के खतरों से सुरक्षित थे।
ब्रिटेन में बहुत अच्छे प्राकृतिक बंदरगाह थे। इससे उनके लिए समुद्री पतन का विकास करना संभव हुआ। इस प्रकार इंग्लैंड समुद्री व्यापार से होने वाले मुनाफे से लाभान्वित हुआ। इंग्लैंड कोयला और लोहे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से भी प्रसिद्ध था। इंग्लैंड में सहायक नदियों का बहुत अच्छा प्राकृतिक नेटवर्क था। ये नदियाँ आसानी से नौवहन योग्य थीं, जिससे वस्तुओं और कच्चे माल का सस्ता परिवहन संभव हुआ। औद्योगिक क्रांति के घटक। वस्त्र क्षेत्र में क्रांति। औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग में हुई क्रांति के साथ आरंभ हुई। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तैयार सूती कपड़े ब्रिटेन को निर्यात करके बहुत लाभ कमा रही थी और इससे ब्रिटिश व्यापारियों को ईर्ष्या हो रही थी। इसने अंग्रेज व्यापारियों को भारत से कच्चा कपास आयात करने और ब्रिटेन से कपास के कपड़े बनाने के लिए प्रेरित किया ताकि वे कपास की तेज मांग से कुछ लाभ कमा सकें। जब कताई के पहिए और हथकरघा जैसी पुरानी मशीनरी मांग को पूरा नहीं कर सकी तो कई नवोन्मेष हुए। वस्त्र उद्योग में नई मशीनें कच्चे कपास की तेज कताई कर धागा बनाने में सहायता करने लगी। हॉर्गिस ऐसी मशीन विकसित करने वाले पहले शख्स थे जिन्होंने स्पिनिंग जेनी नामक चरखे का आविष्कार किया। ये देख सकते हैं हॉर्गिस द्वारा किया गया था स्पिनिंग जेनिंग मशीन, और वाटर फ्रेम द्वारा संचालित था पानी के द्वारा दूसरा मशीन वाटर फ्रेम। आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। आर्कराइट द्वारा वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया जिसका संचालन जल शक्ति से किया जाता था। शीघ्र ही क्रॉम्पटन ने दोनों मशीनों की विशेषताओं को मिलाकर अपनी अलग मशीन विकसित कर ली। तेज कताई वाली मशीनों का प्रभाव यह था कि उन्होंने वस्त्र कारखानों को वैसे धागे का उत्पादन करने में सक्षम कर दिया जो महीन और सस्ते थे। उत्पादन लागत में हुई कमी ने लाभ को बढ़ा दिया और शीघ्र ही मशीनें इंग्लैंड में बहुत लोकप्रिय हो गई। इसके अतिरिक्त 1785 में कार्टराइट ने पावर लूम विकसित किया जिसने वास्तव में धागे से कपड़ा उत्पादन में क्रांति ला दी। ये देख रहे हैं नया मशीन, इसको पावर लूम बोलते हैं। लेफ्ट साइड जो है, राइट साइड है कॉटन जीन है। ये सब मशीन के आविष्कार ने कपड़ा उद्योग को और बढ़ावा दिया। हॉर्स पावर शब्द का उद्गम कार्टराइट के पावर लूम से ही हुआ है क्योंकि यह मशीन गोलाकार या वृत्ताकार पथ पर दौड़ने वाले घोड़े द्वारा संचालित होती थी। बाद में पावर लूम को पानी की शक्ति से चलाने हेतु संशोधित किया गया। जल विद्युत के उपयोग के लिए कारखानों को नदियों और नहरों के पास स्थापित किया गया था। कॉटन जीन एक अन्य आविष्कार था जिसने हाथों की तुलना में 300 गुना तेजी से कपास के बीज और फाइबर या धागे को अलग करने की प्रक्रिया विकसित की। 1793 में एली व्हिटनी द्वारा मशीन का आविष्कार किया गया था। इसने कपास की गांठों से कपास के तंतु यानी फाइबर को अलग करने की हाथ आधारित धीमी प्रक्रिया के कारण कच्चे कपास के तंतु की आपूर्ति की कमी की समस्या को हल कर दिया। वाष्प शक्ति या स्टीम पावर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार 1769 में जेम्स वाट द्वारा स्टीम या भाप के इंजन का विकास रहा। स्टीम इंजन ने माल के उत्पादन को बढ़ावा दिया और परिणाम स्वरूप कच्चे माल की मांग में भारी वृद्धि हुई। ये वास्तविक चीज़ें थी जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सका क्योंकि मानवीय श्रम आधारित या पनबिजली आधारित मशीनें कम कुशल थी। शीघ्र ही कताई मशीन और पावर लूम चलाने के लिए भाप इंजन उपयोग किए गए। उसके परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने 1840 तक 5 गुना अधिक कच्चे कपास आयात किए। स्टीम इंजन को कोयला खानों से पानी निकालने लायक बनाया गया जिससे कोयले की आपूर्ति में वृद्धि हुई। ये देख सकते हैं पहला स्टीम इंजन, जेम्स वाट का भाप इंजन जिसको स्टीम इंजन बोल सकते हैं। अब लोहे के उत्पादन में क्रांति। एक अन्य क्रांति लोहे के उत्पादन में हुई जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सभी औद्योगिक प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई और मशीनीकरण सस्ता एवं सुलभ हुआ। स्टीम पावर ने अधिक मशीनरी की मांग की थी और इस्पात यानी स्टील बनाने के लिए इंग्लैंड में लौह अयस्क और कोयले के भारी भंडार थे। लेकिन जहां इंग्लैंड पीछे था
वह था कच्चे लोहे का सस्ता प्रसंस्करण कर पाने की क्षमता। इस समस्या को ब्लास्ट फार्नेंस के विकास ने हल किया गया, जिसमें चारकोल यानी काठ कोयला के स्थान पर कोक यानी पत्थर कोयला का उपयोग किया जाता था। इसने ब्रिटिश स्टील उपयोग को केवल पिग आयरन के स्थान पर उच्च श्रेणी वाले कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा का उत्पादन करने में भी सक्षम बनाया। परिवहन एवं संचार में क्रांति। अर्थव्यवस्था न केवल उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित थी, बल्कि भूगोल भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग है। संपूर्ण इंग्लैंड और साथ ही साथ इसके उपनिवेशों में रेल सड़क नेटवर्क के रूप में परिवहन गलियारों के विकास ने ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल और तैयार माल की आपूर्ति को तीव्र करने की अनुमति दी। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा रेलवे में उपयोग के लिए स्टीम इंजन को संशोधित किया गया। अब कोयलों को रेलवे के माध्यम से खानों से बंदरगाह तक पहुंचाया जा सकता था। 1830 में स्टीम पावर पर चलने वाली पहली यात्री ट्रेन ने अपनी यात्रा आरंभ की। इस आविष्कार ने व्यापारियों और भीतरी प्रदेशों से शहरों तक श्रमिकों के बेहतर आवागमन और वास्तव में एक जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था का विकास करने में मदद की। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। मैकएडमाइज्ड रोड या पक्की सड़कें मैकएडम के इंजीनियरिंग कौशल का परिणाम थी। बेहतर सड़कों ने माल की तेज ढुलाई संभव की। रेल सड़क और संरचना को कैनाल नेटवर्क बिल्डिंग द्वारा पूरित किया गया था। भाप चलित जहाज़ों के उपयोग के कारण जल परिवहन भू परिवहन की तुलना में बहुत सस्ता था। डाक सेवाओं के आगमन ने दूर दराज के स्थानों से व्यापारिक लेन देन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। अब है कृषि में क्रांति। औद्योगिक क्रांति का एक अन्य पहलू भी है जिसे आमतौर पर भुला दिया जाता है, वह है कृषि क्रांति, जो औद्योगिक क्रांति के पहले आरंभ हुई थी। इसमें ब्रिटिश उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए नकदी फसलों का अधिक उत्पादन सम्मिलित था। जमीन की जुताई के लिए इस्पात के हल और हैरो यानी पटेले जैसी नई मशीनरी, मशीनीकृत सीड ड्रिल, घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले कल्टीवेटर यानी जमीन जोतने वाले यंत्र, जिसने हो यानी फाड़वा या कुदाली तथा कटाई और मंजाई के लिए प्रयुक्त हो रही मशीनों का स्थान ले लिया और कृषि क्षेत्र में मानव श्रम की आवश्यकता को कम कर दिया। बाड़बंदी आंदोलन का नेतृत्व तो बड़े जमींदारों ने किया था, जिन्होंने संसद में सांसदों के साथ मिलकर सीमांत किसानों और गांवों के छोटे छोटे भूखंडों पर कब्जा कर अपने कृषि क्षेत्र के दायरे में वृद्धि की। इस प्रकार कस्बों में स्थित उद्योगों के लिए श्रम की उपलब्धता में वृद्धि हुई और श्रम अधिशेष से श्रम लागत को सस्ता बना दिया गया, जिससे व्यापारियों को लाभ बढ़ गया। इस प्रकार उर्वरकों का गहन उपयोग और शस्य आवर्तन जैसी खेती की नई परिपाटियों ने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर ब्रिटेन की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। कहा जाता है कि पहली क्रांति वह थी जब पाषाण काल में मनुष्य ने शिकार के स्थान पर कृषि और पशुपालन को अपनाया था, और यह दूसरी क्रांति है जब कृषि के स्थान पर व्यवसाय को प्राधान्यता दी गई। औद्योगिक क्रांति के विभिन्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कृषि क्षेत्र की बजाय औद्योगिक क्षेत्र का वर्चस्व रहा, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के हिस्से में कमी आई। उच्च सकल घरेलू उत्पाद ने ब्रिटिश व्यवसायों द्वारा वस्त्र के निर्यात और कच्चे माल के आयात को बढ़ाया। अब ब्रिटेन ने स्व उपयोग और निर्यात के लिए पर्याप्त कोयला और पिग आयरन का उत्पादन किया। औद्योगिक क्रांति ने शीर्ष स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन के उदय का नेतृत्व किया, परंतु लोगों पर इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक नहीं था। रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास में वृद्धि हुई। अब शहरी क्षेत्र उत्पादन के केंद्र बन गए। वे व्यापार तथा प्रशासन के केंद्र बनने तक सीमित नहीं रहे। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप शहरी भीड़भाड़ में वृद्धि हुई, जिससे आवास और स्वच्छता की समस्याएं बढ़ गई। शहरी क्षेत्र अब दो आसमान हिस्सों में बढ़ गए थे। एक ओर व्यापारियों और मैनेजर वर्ग के
लोगों के शानदार आवास थे, तो दूसरी ओर स्लम यानी मलिन बस्तियां प्रवास ने सामाजिक जुड़ाव और नैतिक संयम के विघटन के रूप में सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न की। इसके कारण गरीबी के साथ साथ शहरों में अपराधों में भी वृद्धि हुई। उद्योगपतियों ने मजदूरों को मशीनों के कलपुर्जे और उत्पादन के एक अन्य पहलू के रूप में देखा। उनका उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना था और इसलिए मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कारखानों में काम करने की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु बहुत कम काम किया गया। असुरक्षित मशीनों से बहुत से लोग घायल हुए। सस्ते वेतन पर उपलब्ध होने के कारण कम कम बल में बाल श्रम और महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। काम के घंटे प्रतिदिन 15 से 18 घंटे थे। ये एक पिक्चर देख सकते हैं जहां बाल मजदूर की समस्या को दर्शाया जा रहा है। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के समय बाल मजदूर। पर्यावरण प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही थी। परिणाम स्वरूप श्रमिकों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। औद्योगिक लॉबी ने लंबे समय तक यह सुनिश्चित किया कि मजदूरों के कल्याण के लिए संसद सदस्य कुछ न करें, जिसके कारण मजदूरों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित हुए लुडिट्स और चार्टिस्ट जैसे कई कामगार आंदोलन अस्तित्व में आए। यहाँ यह याद रखना उचित है कि यह औद्योगिक क्रांति के बाद आए पूंजीवाद का एक नकारात्मक पक्ष था, जिसने समाजवाद के आवागमन को गति प्रदान की। इंग्लैंड में श्रमिकों की दयनीय स्थितियों ने कार्ल मार्क्स के विचारों को प्रभावित किया। मजदूर वर्ग के बीच व्यापारिक संघवाद में वृद्धि हुई और एकता में वृद्धि हुई। एक प्रकार की औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में लोकतंत्र के विकास को तीव्र किया। श्रमिकों के बीच बढ़ते असंतोष और परिणामी आंदोलनों ने सरकार को सचेत किया कि लेसेस फेयर यानी हस्तक्षेप की नीति का सिद्धांत सही नहीं है और यह पूंजीवादी व्यवस्था को श्रमिक क्रांति से सुरक्षित रखना है, तो राज्य को कमजोर वर्गों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। धीरे धीरे 4 अधिनियमों के पारित होने के साथ मतदान का अधिकार कामगारों सहित समाज के कई वर्गों तक बढ़ा दिया गया और 1929 तक ब्रिटेन ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया। व्यापार संघों को 1824 में वैध कर दिया गया और कारखाना अधिनियमों की एक श्रृंखला पारित की गई, जैसे 1802 और 1819 में, जिसने आयु और काम के घंटे पर प्रतिबंध लगाया और रोजगार की स्थिति विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की जो विनियमित किया। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक और गैर औद्योगिकीकृत दुनिया के बीच संपर्क बढ़ा, लेकिन यह संपर्क समानता पर आधारित नहीं था। कच्चे माल की आवश्यकता तथा तैयार माल के निर्यात हेतु बाजार की खोज ने कई यूरोपीय देशों को औपनिवेशिक देश बनाने के लिए प्रेरित किया। 19वीं सदी में जब शेष यूरोप में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ, तो वहीं दूसरी ओर अन्य कई यूरोपीय राष्ट्रों के बीच उपनिवेश के लिए होड़ लगी थी। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद के उभरने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण औपनिवेशिक शक्तियों के मध्यस्थों द्वारा सैन्य शक्ति, प्रत्यक्ष निगम और शासन के उपयोग से उपनिवेशों पर अधिक मजबूत नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कई उपनिवेशों को औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने क्षेत्र का विस्तार माना जाता था। इंग्लैंड से बाहर औद्योगिक क्रांति का प्रसार 1815 में नेपोलियन के युद्धों के अंत के पश्चात यूरोप में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हुआ जिसमें राष्ट्र औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। 1815 के बाद कई यूरोपीय राष्ट्रों में मशीनों का आगमन हुआ, लेकिन लोकतंत्र, स्वतंत्रता और प्रदेशों के एकीकरण के लिए आंदोलन ने 1871 तक औद्योगिक क्रांति को जड़ जमाने की इजाज़त नहीं दी। फ्रांस में 1850 तक लौह इस्पात के उद्योग विकसित होना आरंभ हो चुके थे, लेकिन कोयला और लौह अयस्क के रूप में कच्चा माल की कमी ने इसकी गति को बाधित किया। जर्मनी इस्पात के उत्पादन में ब्रिटेन के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन अभी भी ब्रिटेन से काफ़ी पीछे था।
बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण के बाद जर्मन उद्योग कई गुना विकसित हुए और शीघ्र ही पिग आयरन और कोयले के उत्पादन में अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी बन गए। 1871 में इटली के एकीकरण के उपरांत इटली में औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। रूस में औद्योगिकीकरण सबसे अंत में हुआ। रूस प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध था, लेकिन पूंजी की कमी और दासता एवं निःशुल्क श्रम के कारण इसके औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया धीमी थी। जब दासता को 1861 में समाप्त कर दिया गया, तब रूसी औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला। इसने विदेश से पूंजी उधार ली, लेकिन 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद ही रूस में वास्तविक औद्योगिक क्रांति आ पाई। यूरोप के बाहर 1783 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद अमेरिका में उद्योग विकसित हो रहे थे, लेकिन वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद, इसे मर्केंटिलिज्म की ब्रिटिश नीति ने स्वदेशी उद्योग के विकास को बाधित किया था और अमेरिका क्षेत्रीय विस्तार की अपनी राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ राष्ट्रपति लिंकन द्वारा दासता पर प्रतिबंध लगाने के कारण गृह युद्ध में फंसा हुआ था। अतः यहाँ 1870 के पश्चात ही औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा मिला। अमेरिका तब एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरा और द्वितीय विश्व युद्ध तक शेष विश्व के लिए तैयार वस्तुओं का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना रहा। जापान एशिया का पहला देश था जहाँ सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ। यहाँ औद्योगिक क्रांति बहुत देर से, लगभग 19वीं शताब्दी में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसने लिटिल इज द बेस्ट को अपना मूल मंत्र बना लिया। यह रेशम, खिलौने और चीनी मिट्टी के बर्तन के पारंपरिक निर्यात से इस्पात, मशीनरी, धातु की वस्तुएं और रसायनों का प्रमुख निर्यातक बन गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्वतंत्रता, आक्रमण से सुरक्षा, श्रम और कानून व्यवस्था के साथ पूंजी की उपलब्धता आदि औद्योगिक क्रांति के प्रमुख निर्धारक थे। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकीकरण इसलिए नहीं हुआ कि इसके पास बेहतर बुद्धिजीवी थे, बल्कि उपयुक्त तथ्यों के अनुकूल परिस्थितियों के विद्यमान होने के कारण ऐसा संभव हुआ। जब ये परिस्थितियां अन्य देशों में भी आई तो उन्होंने भी शीघ्र ही औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी। अब है उपनिवेशवाद की परिभाषा। क्या है उपनिवेशवाद? किसी एक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी अन्य क्षेत्र में उपनिवेशों की स्थापना, उसका शोषण, रखरखाव, दूसरे क्षेत्र का अधिग्रहण और विस्तार उपनिवेशवाद कहलाता है। यह सामान्यतः औपनिवेशिकों एवं मूल निवासियों तथा उपनिवेश एवं औपनिवेशिक शक्ति के मध्य असमान संबंधों का एक समुच्चय है। उपनिवेशवाद का इतिहास। भौगोलिक खोज या अन्वेषण की भूमिका। भौगोलिक खोज या अन्वेषकों की भूमिका। सामंतवाद की समाप्ति के साथ साथ 15वीं सदी के अंत में हुए अन्वेषणों या खोजी यात्राओं ने उपनिवेशवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13वीं सदी के आरंभ में इटली के मार्को पोलो ने चीन की यात्रा की। ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं, मार्को पोलो द्वारा चीन का यात्रा कैसे कैसे किया गया। ये पिक्चर देख सकते हैं। पिक्चर में इटली से मार्को पोलो ने चलना प्रारंभ किया और यूरोप के भाग, अफ्रीका के भाग होते हुए एशिया में प्रवेश किया और एशिया से सीधा साउथ चाइनीज सी होते हुए, बे ऑफ बंगाल होते हुए अरेबियन सी के माध्यम से फिर ज़मीनी रास्ते वो वापस इटली की ओर चल गए। व्यापार लाभ ने यूरोपीय बंदरगाहों के महत्व को बढ़ा दिया और व्यापारियों ने इसे अपनी गतिविधियां का केंद्र बनाया। शीघ्र ही भूमध्य सागर के तटीय इलाकों में नए शहरों का विकास हुआ और वेनिस तथा जेनेवा जैसे शहरों की समृद्धि में वृद्धि हुई। ये तटीय शहर सामंतवाद आधारित ग्रामीण प्राचीन से स्वतंत्र थे, ग्रामीण प्रणाली से स्वतंत्र थे। इन कस्बों में कृषि दास स्वतंत्र थे और इसलिए गांवों से शहरों की तरफ प्रवास तीव्र हो गया। इन तटीय शहरों का आधार पैसा न था कि भूमि। इन तटीय शहरों का आधार पैसा था, ना कि भूमि। राजा जो सामंत प्रणाली में
राजा जो सामंत प्रणाली में अधीनस्थ सामंतों या सरदारों पर सैन्य सहायता के लिए निर्भर थे, उन्होंने सामंतों और चर्च की शक्तियों का तिरस्कार किया और व्यापारियों की यात्राओं का वित्त पोषण कर उन्हें संरक्षण प्रदान किया। इसके बदले सामंती नियंत्रण से बचने हेतु व्यापारियों ने राजा को सहायता प्रदान की और व्यापारियों की स्थिति यानी दर्जा समाज में थोड़ी बेहतर हुई और इससे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए। मौद्रिक लाभ अन्वेषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन गया, क्योंकि खोजी यात्री अपने शहर या देश में बहुत अधिक लाभ पर बेची जा सकने वाली वस्तुएं लेकर लौटते थे। उदाहरण के लिए वास्को डी गामा 1498 ने वेनिस की अपेक्षा भारत में काली मिर्च का मूल्य 1/20 गुना तक कम पाया। मसालों का व्यापार सबसे आकर्षक था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक मसालों के प्राथमिक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में वेनिस का उदय हुआ। मसालों को वेनिस से पश्चिमी और उत्तरी यूरोप में ले जाया गया। वेनिस यानी उल्लेखनीय है कि 14वीं सदी तक पुनर्जागरण सर्वप्रथम इटली में ही प्रारंभ हुआ। उच्च प्रशुल्क लेकर अत्यंत समृद्ध बन गया। मध्य पूर्व तक प्रत्यक्ष पहुंच न होने के कारण यूरोपियों को वेनिस द्वारा आरोपित उच्च मूल्य का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक कि अमीरों को भी मसालों के उच्च मूल्य का भुगतान करने में परेशानी होती थी। पूर्व के मार्गों को सिल्क रूट्स के नाम से जाना जाता था। वेनिस के अतिरिक्त बेजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया ने भी पूर्व के साथ व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ये दोनों शहर व्यापार मार्गों पर स्थित थे और अपनी इच्छानुसार इस व्यापार को रोकने की शक्ति इनमें थी। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने बैजेंटिया साम्राज्य को हरा दिया और समुद्री मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ये मैप आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे व्यापार होता था स्थल मार्ग के द्वारा। यही अवरुद्ध हो जाने के कारण समुद्री मार्ग की खोज प्रारंभ कर दिया गया था। अब चलते हैं आगे। अन्वेषण युग से पूर्व की मार्ग। वर्ष 1453 में बेजेंटाइन साम्राज्य के पतन के बाद ऑटोमन साम्राज्य द्वारा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सिल्क रोड यानी भूमार्ग और मसाला मार्ग जल मार्ग बंद किए जाने के पश्चात अफ्रीका के आसपास से होकर जाने वाले समुद्री मार्गों का अन्वेषण प्रोत्साहित हुआ और इसने अन्वेषण युग को सक्रिय किया। ये आप मैप देख सकते हैं कैसे कैसे स्थिति बनी थी जब सिल्क रूट को बंद कर दिया गया था तो नया रूट खोजने की होड़ लग गया था। उसी स्थिति में वास्को डी गामा द्वारा भारत के नए रूट का खोज किया गया था। आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये आया। ब्लू लाइन जो है ये दर्शा रहा है और वाइट लाइन जो दर्शा रहा है ये खोज के नए रास्ते हैं। अन्वेषण युग के पश्चात के मार्ग। 16वीं शताब्दी में अन्वेषण युग के दौरान की जाने वाली खोज के कारण पुर्तगाल यानी गहरा और स्पेन ग्रे समुद्री व्यापारिक मार्ग को दर्शाता मानचित्र। इनमें 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय यात्रियों की खोजी यात्राओं का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार 16वीं सदी से पहले ही इटली ने वैश्विक व्यापार पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। इसका कारण उसकी भौगोलिक अवस्थिति और वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के संबंध में ज्ञान पर एकाधिकार था। लेकिन शीघ्र ही समृद्धि इतालवी व्यापारिक शहरों के प्रति एशिया और ओटोमन साम्राज्य द्वारा की गई नाकेबंदी के कारण नाविकों ने पूर्व के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोजने के उद्देश्य से यात्राएं आरंभ की। उत्तर पश्चिम में मार्ग खोजने के लिए की गई एक यात्रा से कनाडा की खोज हुई। यह खोज ब्रिटेन के जॉर्ज काबोट द्वारा की गई थी। अन्वेषण के साथ धीरे धीरे दुनिया का भौगोलिक मानचित्र उभरा। तकनीकी नवाचारों ने नई भूमि की खोज करने में खोजकर्ताओं की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15वीं सदी के अंत तक कंपास एस्ट्रोलैब एक यंत्र जो जहाज के स्थान का निर्धारण करने में मदद करता है, मानचित्रण की कला और लंबे समय तक यात्रा कर सकने में सक्षम बेहतर जहाज आदि का विकास हुआ। इन नवोन्मेषों ने किसी भी अन्वेषक के समुद्र संबंधी भौगोलिक ज्ञान को बढ़ाया।
वे सभी मार्गों के सटीक मानचित्रों को विकसित करने में सक्षम थे और मौसम प्रणाली से परिचित थे, जिसने उन्हें नई भूमि तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने में सक्षम बनाया। इस प्रकार 15वीं सदी के अंत के आसपास की अवधि को अन्वेषण युग के रूप में जाना जाने लगा। स्पेन द्वारा वित्तपोषित क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज में निकला था, लेकिन 1492 में वह मध्य अमेरिका में हैती के तट पर उतरा। उसने इसे भारत समझ लिया और यही कारण है कि उसने यहाँ के निवासियों को इंडियन और इस द्वीप को इंडीज़ का नाम दिया। ये देख सकते हैं कोलंबस द्वारा यात्रा किया गया था भारत का खोज में, लेकिन वो रास्ता भटक जाने के कारण वो अमेरिका की ओर चला गया और अमेरिका का खोज किया। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया जाता है और इंडीज़ उस स्थान का नाम दिया जाता है। ये मैप है और ये मैप में रूट को दर्शा रहा, आप देख सकते हैं। 1498 में पुर्तगाल द्वारा वित्त पोषित वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज की से तात्पर्य है कि भारत को खोजा नहीं गया, भारत को कौन खोज सकता है, भारत के मार्ग को खोजा। वह केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका के रास्ते यूरोप से भारत आया। ये देख सकते हैं मैप में दिखाया गया है। केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ से होते हुए भारत का रास्ता ये कालीकट, गोवा के कालीकट में पहुँचा था। 1500 ईस्वी के आसपास अमेरिगो वेस्पुस्सी यानी कोलंबस नहीं ने अमेरिका की खोज की। पुर्तगालियों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस की खोज की। इन खोजों से औपनिवेशिकीकरण का आरंभ हुआ। खोजी गई नई भूमियाँ खनिज संसाधनों से समृद्ध थी और यहाँ कई उत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह थे जिन्हें पत्तनों के रूप में विकसित किया जा सकता था। इस प्रकार ये व्यापार के नोडल बिंदु के रूप में कार्य कर सकते थे। यूरोपीय व्यापारियों ने यहाँ अपने प्रतिष्ठानों की स्थापना का प्रयास किया और इन खोजी गई नई भूमियों में उपनिवेश बनाने लगे। अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की नई भूमियों से आयात की गई वस्तुओं से प्राप्त लाभों ने अन्वेषण हेतु एक होड़ आरंभ की और शीघ्र ही डच, फ्रेंच और ब्रिटिश भी स्पेन और पुर्तगाल के साथ इस होड़ में शामिल हो गए। अब कॉलोनाइजेशन यानी औपनिवेशीकरण के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एशिया, अफ्रीका और अमेरिका का औपनिवेशीकरण 3 बातों को ध्यान में रखकर आरंभ हुआ: गोल्ड, ग्लोरी और गॉड यानी 3G। गोल्ड अर्थात सोना, व्यापार से होने वाले लाभ। ग्लोरी अर्थात प्रतिष्ठा, जो उस मान्यता की प्रतिष्ठा थी जो एक यूरोपीय शक्ति विश्व की सर्वशक्ति के रूप में प्राप्त करती थी। किंगडम के झंडे के साथ मिशनरी भी आए जिनका कार्य ईसाई धर्म यानी गॉड को बढ़ावा देना था। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जिस देश का प्रभुत्व समुद्र पर था उसी ने औपनिवेशिक युग में सर्वप्रथम लाभ प्राप्त किया। व्यापारिक जहाज़ों का बड़ा बेड़ा व्यापार की मात्रा और बाहरी बाजारों में फैलाव का परिचायक था, जबकि एक मजदूर नौसेना उसकी रक्षा कर सकती थी, प्रतियोगियों के जहाज़ों पर हमला कर सकती थी और वाणिज्यिक समुद्री मार्गों को अवरुद्ध कर सकती थी। वे देश जो पोर्ट्स ऑफ कॉल के रूप में मैत्रीपूर्ण बंदरगाह पाने में समर्थ थे, वे व्यापारिक प्रतियोगिता में लाभपूर्ण स्थिति में होते थे। यहाँ उनके जहाज़ ईंधन भर सकते थे और चालक दल आराम कर सकते थे। इस प्रकार वाणिज्यिक पूंजीवाद उपनिवेशवाद के साथ साथ बढ़ा और उपनिवेशवाद ने वाणिज्यिक पूंजीवाद को फलने फूलने हेतु एक सुरक्षित क्षेत्र प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि उपनिवेशवाद के साथ कई वस्तुएं व्यापार टोकरी यानी ट्रेड बास्केट में आई। आलू, तंबाकू, मक्का और मसाला जैसे उत्पादों का व्यापार शुरू हुआ, जिसके बारे में यूरोपीय अभी भी अनभिज्ञ थे। यूरोपीय कारखानों के लिए उपनिवेशों ने कच्चे माल के स्रोत के रूप में कार्य किया। उदाहरण के लिए अमेरिका में गन्ने के बागानों की स्थापना ने चीनी उद्योग को बढ़ावा दिया। इस प्रकार चावल, कॉफ़ी और कपास जैसे संसाधनों का भी दोहन किया गया। यूरोपीय देशों ने
नई खोजी गई भूमि के तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक पोस्ट्स की स्थापना की। वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति में अन्य राज्यों के व्यापारिक जहाज़ों पर हमला, व्यापारिक मार्गों में अवरोध, उपनिवेशों की स्थापना, व्यापारिक बाधाएं पैदा करना, उपनिवेशों के साथ व्यापार एकाधिकार शामिल था। यदि उपनिवेश स्थापित करने में असमर्थ हो तो नई खोजी गई भूमि के साथ विशेष व्यापार अधिकारों को सुरक्षित करना था ताकि व्यापार एकाधिकार पाया जा सके। पुर्तगालियों ने 1498 में केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के लिए व्यापार मार्ग की खोज के बाद एशिया के साथ व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया और इसने पूर्व के व्यापार पर इतालवी एकाधिकार को प्रतिस्थापित कर दिया। बाद में पुर्तगालियों को इंडोनेशिया में डच और भारत में अंग्रेज़ों ने प्रतिस्थापित किया। इसके बाद सैन्य शक्ति और समुद्री शक्ति में वृद्धि ने फ्रांस और ब्रिटेन को बड़ी औपनिवेशिक शक्तियों के रूप में उभरने में सहायता की। अब है उपनिवेशवाद का प्रभाव। उपनिवेशवाद का प्रभाव। एक तरफ यूरोपीय देशों ने व्यापार की मात्रा और विविधता में बहुत तीव्र वृद्धि देखी तो दूसरी ओर उपनिवेशों को उनके संसाधनों को दूर कर दिया गया। यूरोप ने मसालों जैसे उत्पादों का आयात करना आरंभ कर दिया, जो कि इसके बाजार के लिए नए थे और बहुत ही शीघ्र ये लोकप्रिय हो गए। इसी प्रकार पूर्व से सूती कपड़े आयातित किए गए। स्पेन ने मध्य अमेरिकी उपनिवेशों में गन्ने के बागान स्थापित किए, जबकि पुर्तगाल ने ब्राज़ील में बागानी प्रणाली को स्थापित किया। हॉलैंड जैसे देश, जिसकी आंतरिक भूमि बंजर थी, उसने ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों को व्यापार के लिए जहाज प्रदान कर उपनिवेशों से भारी लाभ कमाया। दूसरी ओर उपनिवेशों पर उपनिवेशवाद का प्रभाव भयावह था। अमेरिगो की यात्रा के बाद दक्षिण अमेरिका को स्पेन ने उपनिवेश बना लिया, जिसने इस यात्रा को वित्त पोषित किया था। एज़टेक और इंका सभ्यता को नष्ट कर दिया गया और उनके सोने चांदी को लूट लिया गया। वहाँ के मूल निवासियों को उपनिवेशवादियों के हितों में खानों और खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। पेरू, बोलिविया और मैक्सिको के खानों का दोहन किया गया और प्राप्त सारा धन स्पेन भेज दिया गया। बाद में डच, ब्रिटिश और फ्रेंच भी अमेरिका के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने आए। एशिया में उपनिवेशवाद का उद्देश्य व्यापारिक लाभ कमाना था, जबकि अफ्रीका के मसालों में दास व्यापार उपनिवेशवाद का मुख्य कारण था। अफ्रीका में औपनिवेशीकरण जल्द आरंभ हुआ, लेकिन भौगोलिक बाधाओं के कारण यह तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा और इसका विस्तार अफ्रीका की मुख्य भूमि तक नहीं हो सका। दास व्यापार पुर्तगाल द्वारा आरंभ किया गया था, क्योंकि बागानों में लगे इसके कामगार ब्राज़ील की गर्म और आर्द्र जलवायु सहन करने में सक्षम नहीं थे। इसने काले अफ्रीकियों को ढूंढा जो शारीरिक रूप से मजबूत और भूमध्य रेखीय जलवायु में रहने के अभ्यस्त थे। उन्हें बागानों में काम करने के लिए लाया जाता था। अफ्रीकी गुलामों के रूप में बागानों में काम करते थे तथा मूल अमेरिकी उपनिवेशवादियों के कृषि क्षेत्र पर कृषि दासों की भांति कार्य करते थे। औपनिवेशीकरण के बाद शीघ्र ही उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अन्य भागों में यूरोपीय शक्तियों द्वारा दास व्यापार आरंभ हो गया। स्पेन ने सर्वप्रथम कैरिबियाई क्षेत्रों के हैती में दास व्यापार आरंभ किया और फिर फ्लोरिडा, मैक्सिको, चिली और तटीय दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों में बागानी प्रणाली का उपयोग मुख्य रूप से गन्ना, तंबाकू और कपास के उत्पादन के लिए किया गया। दास व्यापार को ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के रूप में जाना गया। अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप के त्रिकोण के रूप में त्रिभुजीय दास व्यापार की शुरुआत हुई और अफ्रीकियों को अटलांटिक पार अमेरिका भेजा गया। 15वीं सदी के अंत में जब दास व्यापार का शुरुआत हुई, तब यह व्यापार मुख्यतः निजी व्यापारियों, नाविकों और समुद्री डाकुओं द्वारा किया जाता था, परंतु 16वीं सदी के अंत तक इस व्यापार के लिए दास व्यापार कंपनियों की स्थापना हो गई। आरंभ में काले अफ्रीकियों को तटीय अफ्रीका से पकड़ा जाता था, क्योंकि अंदरूनी भाग पहुंच से बाहर थे, लेकिन 19वीं सदी में मुख्य भूमि के अन्वेषणों के पश्चात संपूर्ण अफ्रीका में दास पकड़े जाने लगे।
अटलांटिक पार करने की यात्रा काफ़ी अमानवीय थी। भीड़ और स्वच्छता की कमी के कारण इन यात्राओं के दौरान कई अफ्रीकियों की मृत्यु हो जाती थी। 1750 के बाद औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में कच्चे माल की मांग में वृद्धि की। उपनिवेशों से कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने और ब्रिटेन के बढ़ते औपनिवेशिक साम्राज्य के कारण दास व्यापार में खरीद फरोख्त किए जाने वाले अफ्रीकियों की संख्या में वृद्धि हुई। ब्रिटेन के उपनिवेश वेस्ट इंडीज में 100 वर्षों में लगभग 2 मिलियन गुलाम आयात किए गए। अमेरिका का वर्तमान जनसांख्यिकी संगठन 16वीं सदी में 19वीं सदी के मध्य किए गए अत्यधिक दास व्यापार का सूचक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में दास प्रथा समाप्त हो गई, क्योंकि क्रांति मुख्यतः स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों पर आधारित थी। ब्रिटेन ने 1833 में अपने सभी उपनिवेशों में दासता समाप्त करने के लिए दासता उन्मूलन अधिनियम पारित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध 1861 से 65 के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। दासता पर प्रतिबंध का कई धड़ों द्वारा विरोध किया गया। दक्षिण अफ्रीका के डच औपनिवेशिकों ने प्रतिबंध का विरोध किया। इसके अतिरिक्त दासता के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार और दक्षिणी राज्यों के बीच अमेरिका में भी गृह युद्ध लड़ा गया। दक्षिणी राज्यों ने दासता पर प्रतिबंध का विरोध ही नहीं किया, अपितु यूएसए द्वारा अधिग्रहित नए क्षेत्रों में भी दासता के विस्तार का प्रयास किया गया। उपनिवेशवाद और वाणिज्यिक पूंजीवाद में संबंध। वाणिज्यिक पूंजीवाद 18वीं सदी में ब्रिटेन की एक प्रमुख नीति थी। इसके पीछे विचार यह था कि राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि के लिए सरकार को घरेलू अर्थव्यवस्था और उपनिवेशों को विनियमित करना चाहिए। इस विनियमन का उद्देश्य व्यापार अवरोध उत्पन्न करना एवं उपनिवेशों एवं व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना था, ताकि भुगतान संतुलन को सकारात्मक बनाए रखा जा सके। व्यापारी यूरोप के बाहर के देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता और व्यापारिक एकाधिकार चाहते थे। वहाँ के स्थानीय प्रमुखों और शासकों द्वारा विरोध करने पर इन देशों को उपनिवेश बना लिया गया। 19वीं सदी में एक नया विकास हुआ। एडम स्मिथ जैसे विचारकों के कारण लेसेस फेयर नीति का कार्यान्वयन आरंभ कर दिया गया। इस नीति के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप कम करने और एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की संकल्पना नहीं थी। यह केवल घरेलू अर्थव्यवस्था में मुक्त बाजार के लिए थी। संपूर्ण विश्व को मुक्त बाजार में परिवर्तित नहीं किया जा रहा था, जैसा कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्वीकरण के युग में है। साम्राज्यिक शक्तियों को उनके अधिकांश उपनिवेशों पर व्यापार और निवेश के क्षेत्र में विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अन्य देशों की कंपनियों को इन उपनिवेशों में समान अधिकार नहीं प्राप्त हैं और साम्राज्यिक देशों से संबंधित कंपनियों के लिए आर्थिक परियोजनाओं के अनुबंध सुरक्षित थे। 19वीं सदी के अंत तक लेसेज फेयर को अस्वीकार कर दिया गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री किन्स ने 1929 में द एंड ऑफ लेसेज फेयर प्रकाशित किया। लेसेज फेयर की समाप्ति इनकी कमियों के कारण हुई, जैसे कर्मचारियों का अत्यधिक शोषण और अकाल जैसी विभत्स आपदाओं में भी सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप न किया जाना। भारत में 1880 के अकाल में भी सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया था। यह अनुभव किया गया कि लेसेज फेयर का पालन आंख बंद कर नहीं किया जा सकता और राज्य को बुनियादी मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। उपनिवेश और साम्राज्यवाद के बीच अंतर। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का ही एक अंग है। औद्योगिक क्रांति के युग में साम्राज्यवाद वस्तुतः उपनिवेशवाद का एक स्वाभाविक विस्तार था। विदेशी क्षेत्र का राजनीतिक अधिग्रहण साम्राज्यवाद की एक आधारभूत विशेषता थी। कुछ लेखकों के अनुसार सैन्यवाद, जिसका तात्पर्य एक क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आक्रमण करना है, साम्राज्यवाद के लिए आवश्यक है, या यह साम्राज्यवाद का ही एक रूप है, क्योंकि राजनीतिक अधिग्रहण एक क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने या किसी पर हमले के बिना हो सकता है, लेकिन क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत उपनिवेशवाद का अर्थ है लोगों के जीवन और संस्कृति पर अधिकार। उपनिवेशवाद का मुख्य लक्ष्य उपनिवेशों का आर्थिक दोहन करना था, जबकि साम्राज्यवाद के अंतर्गत राजनीतिक नियंत्रण शामिल होता है। इस प्रकार उपनिवेशवाद उन कंपनियों द्वारा किया जा सकता है
जो विशेष व्यापारिक विशेषाधिकार रखती है और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करती है, जबकि साम्राज्यवाद राज्य द्वारा सरकार की कूटनीति के माध्यम से प्रदेशों संरक्षित क्षेत्रों और प्रभाव क्षेत्रों को प्राप्त करने और औद्योगिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उपनिवेशवाद का परिणाम राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में मूल निवासियों के जीवन पर नियंत्रण होता है, जबकि साम्राज्यवाद अधिक औपचारिक और आक्रामक होता है। उपनिवेशवाद एक साम्राज्यवाद के बीच के अंतर को कई इतिहासकार औद्योगिक क्रांति से जोड़कर देखते हैं तथा औद्योगिक क्रांति को दोनों के बीच एक विभाजन रेखा मानते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद औपनिवेशिक साम्राज्य निर्माण की घटनाओं को नव साम्राज्यवाद का नाम दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इसमें नया क्या था। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद आरंभ हुए नव साम्राज्यवाद में होड़ या रेस का घटक नई बात थी। औपनिवेशिक प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू में भी वृद्धि हुई। इस होड़ ने यूरोपीय शक्तियों द्वारा जितना संभव हो सके उतने उपनिवेशों को अधिग्रहित करने की आर्थिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाया। यह कच्चे माल के स्रोतों और निर्यात बाजारों के लिए होड़ थी, जिसे उपनिवेशों द्वारा प्रदान किया जाना था। यह व्यापार के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ संधि के द्वारा एक पोर्ट ऑफ कॉल्स को उपनिवेश बनाकर समुद्री गलियारे सुरक्षित कर वास्तविक जहाज़ों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने की भी होड़ थी। होड़ के इस घटक में नौसैनिक वर्चस्व और स्थलीय सैन्य बलों को स्थापित करने की होड़ भी सम्मिलित थी। लेकिन होड़ की यह परिघटना पहले इतने स्पष्ट रूप से क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर औद्योगिक क्रांति जैसे कारकों में है जो 19वीं सदी के शेष यूरोप, अमेरिका और जापान में फैली। राष्ट्रवाद का उदय भी एक अन्य कारक है जिसने आर्थिक और सैन्य वर्चस्व की तलाश हेतु राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा दिया और साथ ही घटता हुआ भूक्षेत्र भी इसका कारण था। अंतिम कारक दिलचस्प है कि वैश्विक शांति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पहले यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेश स्थापित करने के लिए पर्याप्त भूभाग थे, लेकिन 19वीं सदी में अफ्रीका के अंदरूनी भूभाग को छोड़कर लगभग संपूर्ण विश्व एक या दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रभाव में आ चुका था। इस प्रकार अब दुनिया की प्रमुख शक्तियां एक दूसरे पर कीमत पर भी आगे बढ़ सकती थी। एक देश के जो भी उपनिवेश थे उनकी रक्षा के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और साथ ही साथ अन्य उपनिवेशों से प्रतिद्वंदी औपनिवेशिक शक्ति को प्रतिस्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा था। नव साम्राज्यवाद में औपनिवेशिक शक्तियों को अपनी औपनिवेशिक संपत्तियों की रक्षा और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अधिक बल का उपयोग करना पड़ा। इससे उपनिवेशों में आर्थिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण को भी अधिक अनिवार्य बनाया। राजनीतिक नियंत्रण को सुरक्षित रखने के लिए सेना की आवश्यकता थी और इस प्रकार नव साम्राज्यवाद की एक अद्भुत विशेषता राष्ट्रीय शक्ति का उदय थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापारिक कंपनियां धीरे धीरे अपनी सरकारों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई। दोस्तों, अगला टॉपिक नव साम्राज्यवाद को अगले पार्ट में किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने फिर से प्रस्तुत करें। और हाँ, आने वाले समय में इस चैनल पर प्रीलिम्स से संबंधित टेस्ट सीरीज भी करवाए जाएंगे, तो लगातार इस चैनल पर बने रहिए। और हाँ, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।